नमस्ते। त्रिगुणा आयुर्वेद में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में जानकारी लेंगे जोड़ों के दर्द के बारे में। जोड़ों का दर्द बहुत सारे लोगों को तकलीफ होती है और स्पेशली घुटने का दर्द या एड़ी में दर्द ये काफी कॉमन है और हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये एग्जैक्टली किस वजह से है। मेनली अगर घुटने का दर्द देखा जाए या फिर बड़े बड़े जोड़ों जो है घुटना है, एड़ी है, या फिर कंधा है, ये जोड़ों में दर्द होता है तो हम बोलते हैं आर्थराइटिस हो गया। किसी भी ऑर्थोपेडिक के पास हम जाते हैं, हड्डियों के डॉक्टर को दिखाते हैं तो वो हमें बोलता है कि आपको आर्थराइटिस हो गया है। आर्थराइटिस मतलब आइटिस। आइटिस का क्या मतलब है? किसी भी ऑर्थो मतलब जॉइंट का इन्फ्लेमेशन, जॉइंट को सूजन आ जाती है तो उसको बोलते हैं आर्थराइटिस। ये आर्थराइटिस किन किन कारणों के वजह से होता है, पहले तो इसके प्रकार हम जान लेते हैं। जनरली जब उम्र हो जाती है, बढ़ जाती है, एक 50-60 के बाद जब हड्डियां घिसने लगती है, आप एक्सरे करवाते हो तो उसमें आता है कि डॉक्टर बोलता है कि आपकी हड्डियां घिस गई है या फिर जोड़ों के बीच का ग्रीस कम हो गया है, ऐसे बोलते हैं। तो उसको हम बोल सकते हैं कि ऑस्टियोआर्थराइटिस, कैल्शियम की कमी की वजह से या फिर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी के वजह से ये होता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस जनरली घुटनों में दिखाई देता है। इसमें पेशेंट का वेट जनरली ज़्यादा रहता है। जब वेट ज़्यादा है, चल रहे हैं, हड्डियाँ घिस गई है और हम ज़्यादातर एक किसी पैर पे जोर दे के चलते हैं, तो लेफ्ट साइड में अगर जोर दे के चल रहे हैं तो लेफ्ट साइड वाला घुटना हमारा दर्द करने लगता है। कभी कभी अपनी जो डेली फुटवेयर है, चप्पल है, अगर उसका सोल अच्छा नहीं है, कड़क सोल है, प्लास्टिक का सोल है, तो हमारा बैलेंस बिल्कुल भी नहीं रहता है। हम किसी एक साइड में ज़्यादा झुकते हैं, पैरों को सपोर्ट नहीं मिलता है कड़क सोल की वजह से और धीरे धीरे वो घुटना दर्द करने लगता है। अगर हमारा वेट ज़्यादा है तो उसी घुटने पे ज़्यादा वेट आके ये तकलीफ जल्दी होने लगती है। वेट ज़्यादा नहीं है फिर भी ऑस्टियोआर्थराइटिस आपको उम्र की वजह से हो सकता है। इसमें आप क्या कर सकते हो? इसमें हम मेडिसिन से ज़्यादा आपको वेट लॉस के ऊपर ध्यान देना चाहिए। वेट अगर ज़्यादा है तो आप ऐसा डाइट फॉलो कीजिए, क्योंकि इसमें ज़्यादा आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं, चल नहीं सकते हैं, आपका घुटना हमेशा दर्द करेगा। जितना ज़्यादा वेट है, जितना आप ज़्यादा चलोगे और दर्द बढ़ता जाएगा। तो आपको एक्सरसाइज करनी है, बट स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करनी है जो बैठ के ही आप कर सकते हो या खड़े खड़े आप कर सकते हो। दिन भर आपको एक्टिव रहना है, दोपहर में सोने का अवॉइड करना है आपको। आप खाने पीने पे ज़्यादा ध्यान दीजिए कि किस वजह से आपका वेट बढ़ रहा है। मैं ऐसे बिल्कुल नहीं बोलती कि जिनका वेट ज़्यादा है वो बहुत ज़्यादा खाते हैं। बहुत बार वो कम खाते हैं, एक आध रोटी खा रहे हैं, बट न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी रहती है। रोटी ही खा रहे हैं, सिर्फ सुबह चाय रोटी खा रहे हैं, या सुबह बहुत सारी लेडीज़ रहती है जो बिना खाए पिए चाय के ऊपर चलती रहती है। दोपहर में जब उनको भूख लगती है, बच्चे आते हैं, तो फिर उनके साथ एक आध रोटी खा ली, फिर शाम के समय चाय ले लिया वापस और रात को एक रोटी खा ली। इस वजह से क्या होता है कि आपके शरीर का अग्नि मंद हो जाता है, बोलते हैं ना मेटाबॉलिज्म खराब हो जाता है। और खराब मेटाबॉलिज्म में अग्नि मंद होने के बाद आप उसमें, जिसमें बिल्कुल भी न्यूट्रिशन नहीं है या बहुत कम है, एक रोटी है कि सिर्फ चावल आपको क्या देगा? हमारा पूरा शरीर चलने के लिए हमें कार्बोहाइड्रेट्स के साथ प्रोटीन्स की ज़रूरत रहती है, विटामिन्स की ज़रूरत रहती है, मिनरल्स की ज़रूरत रहती है, जो हमें सब्जियों से मिलता है, सलाद से मिलता है, फ्रूट से मिलता है। वेजिटेरियंस है तो उनमें प्रोटीन की डेफिशिएंसी हमेशा रहती है, क्योंकि सिर्फ वो रोटी या चावल के ऊपर उनका फोकस रहता है। दालें तरह तरह की ले, ग्रीन वेजिटेबल्स आप ले, जो दालों में वैरायटी आपको यूज़ करनी चाहिए, या फिर सोयाबीन है, पनीर है, ये सारे जो प्रोटीन्स के सोर्स हैं। तो वेजिटेरियन लोगों को है ना खाने में बहुत वैरायटी रखनी पड़ती है। सिर्फ गेहूं की रोटी खा रहे हैं ऐसा नहीं चलेगा। हम कभी ज्वार की रोटी ले सकते हैं, कभी बाजरे की रोटी ले सकते हैं, या फिर रागी की रोटी ले सकते हैं, चने की रोटी ले सकते हैं। हमें बदल बदल के खाना लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रोटीन्स वेजिटेरियन खाने में पूरे तरह से नहीं मिलते हैं, हमें खाने का कॉम्बिनेशन करना पड़ता है। अगर नॉन वेजिटेरियन है तो एक मुर्गी खा ली तो पूरे के प्रोटीन्स आपको कंप्लीट प्रोटीन्स मिल जाते हैं।
बट वेजिटेरियन सोर्स में है सोर्स, बट आपको कॉम्बिनेशन में खाना पड़ता है। अगर हम टाइम टू टाइम थोड़ा थोड़ा खाते रहेंगे तो हमारा अग्नि बढ़ता है। जैसे यज्ञ है, उसमें हमने एक एक चम्मच घी डाला तो वो प्रज्वलित होता है। अगर हमने बिल्कुल भी कुछ नहीं डाला तो वो बुझ जाएगा। वही बात हमारे अग्नि के साथ है। तो भूख से हमेशा थोड़ा सा कम खाइए, और जब हमें भूख लगती है तो हेल्दी और न्यूट्रिशियस खाना खाइए, तो बॉडी की अंदरूनी ताकत बढ़ेगी। ये हो गया इंटरनल न्यूट्रिशन के बारे में। ये अगर कंप्लीट होता है तो धीरे धीरे आपका वेट लॉस भी होने लगेगा। डेली एक्टिव रहिए। अगर न्यूट्रिशन है तो आपको थकावट नहीं महसूस होगी, आप एक्सरसाइज कर सकते हो, नहीं तो आपको हमेशा थकान महसूस होगी। इसके साथ हम क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं? इंटरनल काफ़ी सारे मेडिसिन है, बट मेडिसिन से ज़्यादा एक्सटर्नल ऑयलिंग इसमें बहुत उपयोगी साबित होता है। ऑयलिंग किसी भी तेल से आप कर सकते हैं। तिल का तेल है, सरसों का तेल है, नारियल तेल है, या फिर बहुत सारे मेडिकेटेड ऑयल आते हैं। महामाश तेल है, मुरी वेण्णा तेल है, महानारायण तेल है। ये सारे तेल आपको हल्का गर्म करके उस जॉइंट पे आप हल्के हाथ से मालिश कर सकते हो, रगड़ना नहीं है। या फिर आप वो तेल हल्का गरम करके उसकी धारा कर सकते हो। सिंपल, आप घुटने के नीचे कोई थाली ले लीजिए, तेल हल्का गरम करके उस पर घुटने के ऊपर डालिए, फिर स्पंज से लेके आप वो वापस कले करके वापस वो घुटने पे डाल सकते हैं। इसको बोलते हैं धारा। ये आप घर में 1 से 2 बार करो, 1-2 महीना लगातार करो। इससे क्या होगा, आपके घुटने के बीच का जो ग्रीस कम हो गया है, जो फ्रिक्शन घिसार हो रहा है वो कम हो जाएगा, और धीरे धीरे वहाँ आपके लचीलापन आने लगेगा। ये ऑयलिंग करने के बाद आपको घुटने की एक्सरसाइज करनी है। यूट्यूब पे काफ़ी सारे एक्सरसाइज आपको मिल जाएगी, या नज़दीकी किसी फिजियोथेरेपी के पास जाके आप फिजियोथेरेपी से वो एक्सरसाइज सीख लीजिए। 1 आध हफ्ता वहाँ पे कीजिए, और बाद में आप घर पे भी कर सकते हैं, या फिर किसी योगा ट्रेनर के पास जाके आप वो सारी एक्सरसाइज कर सकते हैं। बट 1 हफ्ता आपको किसी के ट्रेनर के अंडर ऑब्जर्वेशन ये एक्सरसाइज करनी है। अच्छे से सीखने के बाद ही वो एक्सरसाइज करेंगे। ऑस्टियोआर्थराइटिस में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपकी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी कवर करना, जिसमें आएगा आपका परिपूर्ण आहार। आप दिन में 2 से 3 बार जो क्या खा रहे हैं उसमें पूरा पोषण आपको मिल रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। बराबर से ऑयलिंग करना है। ऑयलिंग के बाद आपको एक्सरसाइज करना है। तो वेट लॉस, ऑयलिंग, एक्सरसाइज, ये तीनों चीज़ें करते हैं तो 2 से 3 महीने में आपका घुटने का दर्द कम हो जाएगा। आप बहुत सारे वीडियोस देखते होंगे कि इसमें 3 दिन में ठीक हो जाएगा, 2 दिन में ठीक हो जाएगा, 1 दिन में ठीक हो जाएगा। बट मैं एक आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर हूँ, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने किया है, एमडी आयुर्वेद किया है, और लगभग 10 साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ। बट ये चीज़ें 1 या 2 दिन में ठीक नहीं होती है। जितना पुराना है उतना ठीक होने में टाइम लगेगा, और उसमें यही लगेगा आप एक्सरे करवा लो, एमआरआई करवा लो। आपको डॉक्टर बाद में थक के बोलेगा कि आप नी जॉइंट रिप्लेसमेंट करवा लो। बट ऑस्टियोआर्थराइटिस में आपको यही 3 स्टेप फॉलो करने हैं, जिसमें डाइट अच्छे से लेना है, आपको वेट लॉस करना है, ऑयलिंग धारा करनी है आपको, देन आपको एक्सरसाइज करनी है। पंचकर्मा में बस्ती नाम की जो ट्रीटमेंट रहती है वो आप कर सकते हो। तो इंटरनल आपके जो आते हैं उनका लुब्रिकेशन, ऑयलिंग हो जाएगा। वहाँ पे वायु का मेन स्थान है। वायु का स्थान हड्डियों के बीच में भी है। तो मेन वायु का स्थान जो है वहाँ पे वायु की वृद्धि हो जाएगी। समझो आपको डाइजेशन का प्रॉब्लम है, पेट अच्छे से साफ नहीं हो रहा है, गैस बना रहता है, तो भी आपको धीरे धीरे घुटने का दर्द हो जाएगा। बस्ती के बाद आपका डाइजेशन इम्प्रूव हो जाता है। जो वायु का मेन स्थान है वहाँ पे वायु कंट्रोल में आने लगता है। ऑल ओवर आपका शरीर का जो वायु है वो कम होने लगता है, तो इसमें दर्द भी कम हो जाएगा। पंचकर्मा में बस्ती नाम की जो ट्रीटमेंट है, बस्ती में पहले हम ऑयल का बस्ती देते हैं। इसके बाद अगर बहुत ही ज़्यादा आपको कमज़ोरी है तो दूध में बने हुए कड़वे रस के तिक्त क्षीर बस्ती बोलते हैं, ये भी आप ले सकते हैं। कितने दिन बस्ती लेना है? 8 दिन से लेके 15 दिन, 30 दिन आप ले सकते हो। इसमें कोई ऐसा नुकसान नहीं है। आपको हेल्दी रहने के लिए भी आप ले सकते हैं। जैसे महिलाओं को
स्पेशली ये दिक्कत आती है। आप देखो कंपैरिजन में जैसे मेनोपॉज के नज़दीक जब जाने लगती है तब उनका वेट नेचुरली बढ़ जाता है और कैल्शियम डेफिशिएंसी होने लगती है, हार्मोनल इम्बैलेंस बोला जाता है और सडन वेट बढ़ जाता है। बहुत सारी महिलाओं को हाइपोथायराइडिज्म की तकलीफ रहती है, पीसीओडी की तकलीफ रहती है। ये सारा हाइपोथायराइडिज्म या फिर हार्मोनल इम्बैलेंस है जिसमें वेट बढ़ जाता है। तो अगर आप 30-35 की उम्र में है, मेनोपॉज आजकल जल्दी आ रहा है, पहले तो 50-55 में आता था, अभी 40-45 की उम्र में आने लगता है। तो पहले से ही आपके शरीर को आप तैयार करो ताकि बाद में आपको ये तकलीफ ना हो, स्पेशली जॉइंट पेन या फिर हड्डियों की कोई भी तकलीफ है, कमर दर्द है, थकावट है, कमजोरी है, बहुत सारी तकलीफें होती है। तो इसकी तैयारी हमें पहले से ही करनी है। आपका खान पान सुधारिए, टाइम टेबल फिक्स कीजिए और एक्सरसाइज को कोई अल्टरनेटिव नहीं है। हमें सभी को 24 घंटे ही मिलते हैं, बट हमारी प्रायोरिटीज़ हमें डिसाइड करनी है कि किसको कितना ध्यान देना है। अभी से आप ध्यान दोगे तो आफ्टर मेनोपॉज आपको तकलीफ नहीं होगी। तो मेनोपॉज वाली महिलाएं वो अभी से स्टार्ट कर सकते हैं, जिनको आया नहीं है, नियर बाय है, उनको भी पहले से स्टार्ट करना है। और बाकी सारे बड़े जेंट्स हैं जिनको वेट बढ़ने की वजह से भी ऐसे हो रहा है, तो उनको देखना है कि लाइफस्टाइल में कहाँ पे गड़बड़ हो रही है। तो धीरे धीरे जाके आपको 1 से 3 महीने में ये फ़र्क पड़ेगा। ये आप कंटिन्यू करो, आपको डेफिनेटली मैं एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, तो ऑस्टियो आर्थराइटिस में आपको रिजल्ट मिलेगा ही। विटामिन डी एंड B12 लेवल्स, हीमोग्राम, ये बेसिक कुछ इन्वेस्टिगेशन है। लिपिड प्रोफाइल ये आपको करवाना ज़रूरी है। अगर विटामिन डी कम रहता है तो आप कितना भी कैल्शियम ले ले खाने में या फिर सप्लीमेंट्स में, वो आपकी हड्डियों तक नहीं पहुंचेगा। विटामिन डी एक तरह का हार्मोन है, इससे आपकी बॉडी के हार्मोन्स बनते हैं, इम्यूनिटी बनती है। वो सूरज की धूप में ही आपको नेचुरली मिलता है। बट आजकल की लाइफस्टाइल ऐसी है कि हम सुबह में धूप में जा नहीं सकते हैं, वो डायरेक्टली स्किन पे गिरता है तो ही अंदर आपके विटामिन डी बनता है। तो आप धूप ले रहे हो बट खिड़की से आ रही है, कांच से आ रही है, तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो हमें सप्लीमेंट्स लेने पड़ते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। वो एक तरह, इसमें आयुर्वेद या एलोपैथी ऐसा नहीं है, ये सप्लीमेंट्स है, ये दवाई के अंडर नहीं आते हैं। बहुत ज़्यादा कम है तो आपको हफ्ते में एक बार वो गोली लेनी पड़ती है, 2 से 3 महीने आपको इसका सेवन करना पड़ेगा। उसके साथ ही आपको धूप में तो बैठना ही है, तो नेचुरली भी विटामिन डी बढ़ने लगेगा। विटामिन B12 की डेफिशिएंसी भी रहती है जो अपनी नसें बनाती है, इस वजह से भी आपको पैरों में दर्द, कमर में दर्द या झुंझुनाहट जैसा, नस खींचना, ऐसे प्रॉब्लम्स आ सकती है। अगर वो कम है तो आपका खून भी अच्छा नहीं बनेगा, परनीशियस या मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो सकता है, उस वजह से भी आपको हड्डियां कमज़ोर हो सकती है। तो ये 2 विटामिन्स बहुत ही ज़रूरी है। इसके लिए जो खाना ज़रूरी है वो डाइट आप शामिल कीजिए आपके डाइट, उसके खान पान में। सप्लीमेंट्स ज़रूरी है, ब्लड टेस्ट में काफ़ी कम आ रहा है, तो जो सप्लीमेंट्स है, इंजेक्शंस है, वो भी आप ले सकते हैं। तो एक परिपूर्ण चिकित्सा आपकी हो जाएगी। धीरे धीरे जाके आपका वो जॉइंट का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। इस वीडियो में हमने जानकारी ली ऑस्टियोआर्थराइटिस, हड्डियाँ घिसने की वजह से या ज़्यादा उम्र की वजह से जो भी घुटने में तकलीफ होती है, स्पेशली घुटने का दर्द है, जोड़ों का दर्द है, वहाँ पे तो इसमें क्या कर सकते हैं, डाइट क्या करना है, एक्सरसाइज कैसी करनी है, ऑयलिंग या पंचकर्म क्या करना है, कौन सी खून की जांच करनी है, सारी ही जानकारी हमने इसमें ली है। अगले वीडियो में जो दूसरा तरह का रोग है जिसमें घुटने का दर्द या फिर जोड़ों का दर्द होता है, जिसको हम आमवात या गठिया बोलते हैं, इसके बारे में जानकारी लेंगे। तो अगर ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्ते।